हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बहुत बढ़िया होंगे, यही उम्मीद के साथ आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा एक नया चैप्टर जो क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 8 गवर्नमेंट बजट एंड इट्स कंपोनेंट। ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिला होगा अक्रॉस द यूट्यूब। मैंने सारे चैनल के देखने के बाद इसको बनाया है। हमने कुछ अपने चैनल में चेंजेस किया है बच्चों। वो चेंजेस क्या है कि अब से हम रेगुलरली क्लास 11th कॉमर्स बच्चे, ह्यूमैनिटी हो या जो भी बच्चे इकोनॉमिक्स लिए हैं, उनके लिए शाम को 7 बजे हम आएंगे ऑनलाइन, मतलब लाइव रहेंगे। उसमें डाउट सेशन क्लियर करेंगे, क्योंकि यूट्यूब में एक साइड में पढ़ा दूँ आपको समझ में नहीं आएगा या कोई डाउट्स होगा तो आप किससे पूछोगे। इसीलिए रेगुलरली इवनिंग 7 o'clock 11th के लिए रहेगा, वो आधा घंटे के लिए 7 to 7:30 हम डाउट सेशंस करेंगे। और क्लास 12th के लिए 8 to 8:30 ये रेगुलर रहेगा विदाउट एनी डिले। और सेकंड चीज़ ये है, आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो आपको मेरे पीछे पीडीएफ दिख रही है, ये सारी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, आप उसमें क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगा जो आप नोट के माध्यम से उसको यूज़ कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सेकंड, आपको चैप्टर वाइज PYQs मिल जाएगी विद आंसर्स, जो आप देख सकते हैं कि कैसे हम आंसर करें। सेकंड चीज़, आपको जितने भी MCQs होंगे मैं आपके अच्छे से तैयारी करा दूंगा इन वन शॉट इफ आई से। ठीक है, ज़्यादा डिले ना करते हुए चलिए हम इस चैप्टर के ऊपर बढ़ते हैं। समझते हैं कि हमारा ये चैप्टर क्या है, मतलब ये गवर्नमेंट बजट क्या है। आपके पापा हर महीना एक बजट बनाते होंगे, जिस बजट में वो डेफिनेटली पिछले महीने में कितना उनकी इनकम थी, कितना उनका खर्चा था, और इस महीना वो एक एस्टिमेट करते हैं, एस्टिमेटेड बजट बनाते हैं कि आने वाले महीने में मेरा इनकम कितना होगा और कितना खर्चा होगा। तो सेम चीज़ हमारा जो सरकार बनाता है बजट, वो बजट भी एस्टिमेटेड बजट होता है कि एस्टिमेटेड रिसिट कितनी होगी, रिसिट इन द सेंस इनकम कितना होगा, और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कितना होगा। दैट इज ऑल टोटल वी कैन से गवर्नमेंट बजट। अब हम लोग सब इनकम करते हैं, किसी को पैसा देते हैं? नहीं देते हैं। जैसे हम किसी को पैसा नहीं देते हैं, बट सरकार हमसे लेता है टैक्स के रूप में पैसा, तो उस पैसे का हिसाब तो हम मांगेंगे। तो वही हिसाब है गवर्नमेंट बजट। तो चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, जिससे आपको मेरे पीछे स्क्रीन में क्लियरली विजिबल हो रहा है कि हम क्या क्या इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला हो गया मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या है, हम उसको समझेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बजट क्यों बनाई जाती है, ऑब्जेक्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट। कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ बजट, कितने टाइप्स के बजट हैं, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बजट डेफिसिट क्या है। ये हमारी सारी टॉपिक्स होंगी, ये टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, और यही हमारा इतने टॉपिक हमने डिस्कस किया तो चैप्टर खत्म। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट बजट क्या है। मैंने ऑलमोस्ट आपको समझा दिया है, बट थियोरेटिकल फॉर्म में आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा नोट्स के रूप में। तो चलिए जानते हैं और गवर्नमेंट बजट क्या है। गवर्नमेंट बजट is an annual statement showing item wise estimated receipt, जो मैंने अभी बताया कितना पैसा आया, और estimated expenditures during a fiscal year 1 अप्रैल to 31 मार्च। ये हमारा एक अकाउंटिंग ईयर होता है जो अप्रैल 1 से शुरू होता है 31 मार्च। ये अपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। कितना पैसा आता है, कितना पैसा जाता है, दैट इज एन एनुअल स्टेटमेंट ऑफ एन गवर्नमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट, या हमारे कंट्री का गवर्नमेंट के बारे में हम बात करें तो यही है। बट एक चीज़ आपको और इंटरेस्टिंग मैं इसमें बताऊं, हमारे भारत का जो आर्टिकल्स है, कौन सा आर्टिकल सेंट्रल गवर्नमेंट को ये हिदायत देती है या ऑर्डर देती है, आप जो मानना है मान लीजिए। हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 112 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल एक एस्टिमेटेड बजट बनाएगी, जिसको हम एनुअल स्टेटमेंट कहेंगे, और इसको ये पार्लियामेंट में पेश करेगी, जिसमें वो ब्यौरा देगा कि कितना पैसा उसके पास है और कितना पैसा खर्चा करेगा, किस सेक्टर में खर्चा करेगा, ये सब की जानकारी वो उसमें देंगे। और वैसे ही आर्टिकल नंबर जो 202 है, ये 202 आर्टिकल नंबर ये कहता है हमारे भारत में जितने भी स्टेट सरकार हैं, स्टेट असेंबलीज है, वो स्टेट्स भी बजट बनाएंगे, अपने स्टेट असेंबली में इसको पेश करेंगे, जनता को बताएंगे। तो ये 2 आर्टिकल के जरिए ये बताया जाता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का और ये बच्चों स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, तो पहली बार हमारे भारत में 1860 में बजट पास की गई थी, वो भी 18 फरवरी को। कौन किया था? जेम्स विल्सन। हमारे भारत में उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनके जरिए ये बजट पास की गई थी, लोकसभा में उन्होंने प्रेजेंट किया था। इसमें जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो जानने वाली ये है कि ये जो बजट पास होती थी, ये शाम को 5 बजे होती थी। कितने बजे बच्चों? शाम को 5 बजे बजट पेश किया जाता था।
और ये ईयर 2001 तक, मतलब 2000 तक हम कहेंगे, ईयर 2000 तक की शाम को 5 बजे प्रेजेंट की जाती थी। 2001 से हमारा बजट सुबह 11 साढ़े 11 बजे प्रेजेंट होने लगा। उससे पहले शाम को 5 बजे ही प्रेजेंट की जाती थी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब कॉलोनियल गवर्नमेंट हमारे भारत में थी, जो शाम को बजट प्रेजेंट करने का मेन उद्देश्य ये था, जब हमारे भारत में 5 बजती है, उस समय ब्रिटेन में 11 o'clock होता है। और ये ब्रिटेन वाले क्या होंगे, कंफर्ट टाइम में रहेंगे। उस टाइम में रात को कौन देखेगा? तो हमारे भारत के लिए बजट तो नहीं बनाते थे, वो अपनी टैक्स कैसे ज़्यादा वसूलेंगे, हमको कैसे लूटेंगे, इसी केस के लिए वो बजट बनाते थे। इसीलिए बजट यहाँ पास करेंगे ताकि उनको वो कंफर्ट टाइम में अपना देख पाएँ। इसीलिए बजट को वो शाम को 5 बजे पेश करते थे सरकार, मतलब असेंबली में। और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी थे एनडीए गवर्नमेंट के, और उनके अंडर में जो फाइनेंस मिनिस्टर उस समय के यशवंत सिन्हा, इन्होंने क्या किया, बजट को सुबह 11:30 बजे कर दिया। तब से हमारे भारत में बजट रेगुलरली हर साल सुबह 11:30 बजे पेश किया गया। ठीक है बच्चों। और एक चेंजेस क्या है हमारे बजट में? हमारे बजट में 2017 के बाद से हमारे भारत का जो बजट है, वो बजट जो लास्ट डेट ऑफ फरवरी में पेश की जाती थी, प्रेजेंट किया जाता था, अब वो फर्स्ट डे ऑफ फरवरी में प्रेजेंट किया जाता है। इसमें क्या हो जाता है, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को 2 महीने का टाइम मिल जाता है अकॉर्डिंग टू बजट अपने हिसाब में चेंजेस करना, टैक्स रेट को चेंज करना, सब कुछ ये सब इसीलिए होता है। ये 2 चेंजेस अभी किया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, गवर्नमेंट बजट क्यों बनाता है? बजट इसीलिए बनाता है कि हमारे भारत में कितना एम्प्लॉयमेंट है, हमारे भारत में कितने कंजप्शंस किस रेट में है, कौन से गुड्स की कंजप्शन होती है, डिमांड, सप्लाई, उसके बाद सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ों को प्रॉपर रखने के लिए किस में कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, सरकार कितना पब्लिक एक्सपेंडिचर्स करेगी, क्या टैक्स रेट है, टैक्स बढ़ाना है, घटाना है, ये सब एक कुल मिलाकर एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसके लिए सरकार को हर साल बजट बनाते हो। बजट बनाते वक्त ही सारी चीज़ों को ध्यान देते हैं। ऐसे 5 चीज़ें हैं जो डिटेल में चलिए डिस्कस करते हैं। पहला हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ। सरकार बजट बनाएगा, बजट इसीलिए बनाता है, पहला ऑब्जेक्टिव वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारे पूरे वर्ल्ड में 192 कंट्रीज़ हैं, और ये 192 कंट्री में हम कैसे बोलेंगे कि हमारा कंट्री डेवलप्ड है या हमारे कंट्री का जो मतलब सबसे रिचेस्ट है, कैसे कहेंगे? जाहिर सी बात है, हमारा जो डेवलपिंग क्राइटेरिया है, हमने क्लास 10th में डेवलपमेंट चैप्टर में पढ़ा है, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से कौन सा है? जीडीपी इज़ द क्राइटेरिया। जिस कंट्री का जीडीपी जितना बड़ा, वो कंट्री उतना डेवलप्ड। तो वही चीज़ में हमारा कंट्री बजट इसीलिए बनाता है कि हमारा कंट्री ईयर बाय ईयर जीडीपी ग्रोथ हो। जीडीपी क्या है? द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इज प्रोड्यूस्ड इन आ कंट्री, दैट इज कंसिडर्ड टू बी जीडीपी। तो यही जीडीपी सरकार बनाती है, मतलब सरकार चाहती है कि हर साल ईयर टू ईयर हमारी जीडीपी क्या हो, ग्रोथ रेट में आगे बढ़ते जाए। और इसको अचीव करने का 2 तरीका होता है। क्या? प्रोवाइडिंग वेरियस इंसेंटिव टू द प्राइवेट सेक्टर। सरकारी सेक्टर की, पब्लिक सेक्टर की तो कंपनियां हैं ही, प्राइवेट सेक्टर हमारे भारत में जितने हैं उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा? जो गुड्स एंड सर्विसेज है, जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो इंक्रीज होगी। वंस गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होगी तो किसी भी कंट्री का जो इंसेंटिव यदि प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा तो गुड्स एंड सर्विसेज क्या होगा, डेफिनेटली इंक्रीज होगा, वो ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन करेंगे। और सेकंड पार्ट में होगा, सरकार क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज यदि बन गया तो खरीदने वाले भी तो होना चाहिए। तो सरकार इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या करता है, एक साइड में प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव देता है ताकि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन पुश हो जाए। सेकेंड वे में सरकार पब्लिक एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा देता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर इन द सेंस क्या, सरकार रोड बनाएगा, कंस्ट्रक्शन वर्क को बढ़ाएगा, सरकार के तिजोरी से एक तरीके से पैसा बाहर निकाला जाएगा। निकालेंगे तो किसके पास जाएगा, लोगों की जेब में जाएगी, और जैसे लोगों की जेब में पैसा जाएगा तो वो डिमांड करेंगे। तो यहाँ एक तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ाया इंसेंटिव देकर, और लोगों को पैसा दिया गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड बढ़ाने के लिए। तो इन दैट केस क्या हो गया, यहाँ पे डबल चला। डबल चलने से जितना गुड्स एंड सर्विसेज बनेगा, लोग जितना डिमांड करेंगे, ये साइकिल यदि प्रॉपर चलेगा तो जाहिर सी बात है हमारा जीडीपी क्या होगा, ग्रोथ होगा, हाई लेवल में ग्रोथ होगा। तो यही चीज़ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सरकार बजट उस हिसाब से बनाती है, कितना वो एलोकेशन देंगे किसको, प्राइवेट सेक्टर्स को इंसेंटिव वगैरह, और कितना वो गरीब लोगों को पब्लिक एक्सपेंडिचर करेंगे, इस साल क्या क्या बनाएंगे, ये सारी चीज़ें बजट में वो ध्यान में रखते हैं जब बजट बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। जितने भी रिसोर्सेस सरकार की होती है उसको कैसे एलोकेट किया जाए जिससे क्या होगा, प्रॉफिट भी मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा और
पब्लिक वेलफेयर भी हो जाएगा। पब्लिक वेलफेयर मतलब हमारे भारत में जितने लोग रहते हैं सारी पब्लिक की क्या कहा जाता है, वेलफेयर कहा जाता है। उनकी भलाई कैसे हो जाएगा और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे हो जाएगा। तो ये रिसोर्सेज को फॉर दिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी रिमेन अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजट। ये एक मेजर ऑब्जेक्टिव होता है। दिस कैन बी अचीव्ड इन 2 वेज। क्या 2 वेज है? डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग पब्लिक गुड्स, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस किया था, पार्क वगैरह, डिफेंस, वाटर सप्लाई, रोड, ये सारी चीज़ें बना दो। बनाने से क्या होगा, ये सभी के लिए ज़रूरत है। इसमें देखा जाएगा कि गरीब नहीं पानी पिएगा, रोड की ज़रूरत नहीं है। ऐसी चीज़ें पब्लिक गुड्स की प्रोड्यूसिंग को सरकार बढ़ा देगा। पब्लिक गुड्स मतलब समझ गए बच्चों? पब्लिक गुड्स मतलब मास पॉपुलेशन के लिए सरकार जो इन्वेस्टमेंट करती है, पार्क, रोड वगैरह बनाती है, वाटर सप्लाई बनाती है, रिजर्वर बनाती है। ये कोई एक के लिए तो नहीं है, मोर देन वन है, तो इसको बोला जाता है पब्लिक गुड्स। तो पब्लिक गुड्स में ये स्पेंड कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिल जाता है। इससे क्या अचीव हो जाता है, सोशल वेलफेयर। सरकार दूसरे पार्ट में क्या करता है, प्रोवाइडिंग टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडी टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन पर्टिकुलर सेक्टर और प्रोडक्ट। किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर को क्या करना है, प्रोवाइडिंग टैक्स कंसेशन प्रोवाइड कर दिया जाता है या सब्सिडीज प्रोवाइड कर दिया जाता है। जिससे क्या होता है, कोई पर्टिकुलर सेक्टर है, वो सेक्टर का जो गुड्स है, जैसे कि हम भारत में मानेंगे खादी उद्योग, खादी उद्योग को सब्सिडी देना, टैक्स रिडक्शन देना, जिससे क्या होगा, वो लोग और प्रोत्साहित होंगे, एनकरेज्ड होंगे और गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, जिससे वेलफेयर भी होगा, उनका भला भी हो जाएगा, क्योंकि उनको यही तो कला आती है। और दूसरे तरीके से सरकार क्या करता है, ज़्यादा टैक्स भी इम्पोज करता है, जैसे वाइन्स हो गया और गुटखा वगैरह हो गया। ये सारी चीज़ों में सरकार इतना ज़्यादा टैक्स लगा देता है ताकि सरकार को पैसा तो मिलता है, बट डिस्करेज करने के लिए उसमें टैक्सेस इंक्रीज किया जाता है ताकि मैक्सिमम लोग इसको कंजप्शन ना करें। बट आदत से मजबूर हमारे भारतवासी करेंगे। आप चले जाओ, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश में कोई भी स्टेशन में आप उतर जाओ, तब आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कितने लोग मुंह से पेंटिंग करते हैं। ठीक है, जोक्स अ पार्ट। तो लेट अस स्टार्ट टू द नेक्स्ट स्लाइड। हम डिस्कस करते हैं तीसरा पॉइंट क्या है, जिससे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजट का तीसरा पॉइंट क्या है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बजट हमारा भारत इसीलिए बनाता है कि एम्प्लॉयमेंट जो हमारे भारत में है वो एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज किया जाए। एम्प्लॉयमेंट कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा भाई फैक्ट्रीज एस्टैब्लिशमेंट करके, जितने भी पब्लिक वर्क भारत में होगा उसी से लोग एंगेज होंगे ना काम करने में, जितने फैक्ट्रीज होगा एंगेज होंगे। सरकार जो अपने तरफ से काम करता है वो क्या करता है, बजट इंक्लूड वेरियस पॉलिसी टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट। कौन सी पॉलिसी, जैसे सरकार को कोई रोड बनाना है, सेंट्रल विस्टा जैसे बनाया, 800 करोड़ का रुपए खर्चा हुआ, सरकार के तिजोरी से वो 800 करोड़ निकल के आ गया और कॉन्ट्रैक्टर को चला गया। जो भी टाटा था, टाटा को चला गया। टाटा वो बहुत सारे लोगों को अपॉइंट किया, उन लोगों को पैसा दिया, तो मार्केट में, इकोनॉमी में पैसा क्या हो गया, आ गया। और ये पैसा आया तो लोगों के जेब में पैसा आया, जाहिर सी बात है एम्प्लॉयमेंट बढ़ी ना। तो वैसे ही बहुत सारी चीज़ें जो सरकार करता है टाइम टू टाइम अपने बजट में, इसको जरूर ध्यान देगा कि कैसे भारत में ऐसी पॉलिसीज बनाया जाए जिसके जरिए भारत में लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़े। सेकेंड है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देखो बच्चों, किसी भी कंट्री में दो चीज़ होता है, कंट्री का सिचुएशन, जो हमने लास्ट चैप्टर में देखा होगा, AD एंड AS चैप्टर में हमने पढ़ा है, नेशनल इनकम चैप्टर में हमने पढ़ा है, कॉमर्शियल बैंकिंग में हाउ डू बैंक्स इन आवर कंट्री परफॉर्म्स, बैंकिंग सिस्टम के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है उसके बारे में जब हम डिस्कस किए थे, तो उससे कंक्लूजन निकल के आया था कंट्री कब इक्विलिब्रियम पॉइंट में रहेगा, जब कंट्री का AD इज इक्वल टू AS होगा। AD क्या है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। जब ये जितने लोग डिमांड कर रहे हैं उतना सप्लाई हो रहा है, जब ये कंडीशन इज इक्वल टू सिचुएशन में रहेगा, तब हम बोलेंगे कंट्री इक्विलिब्रियम पॉइंट में है। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट में कंट्री आने के लिए सरकार को तो यही चीज बना के रखना है, AD इज इक्वल टू AS करना है। मान लो डिमांड बढ़ गया और सप्लाई घट गई तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई घटेगा तो प्राइस क्या होगा, एकदम ऊपर जाएगी। तो सिचुएशन, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा ना कंट्री में, क्या बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो इस सिचुएशन में सरकार अपने बजट के जरिए ये प्रोविजंस करती है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के क्या करेगा सरकार, यहाँ पे टैक्स बढ़ा देगा। टैक्स बढ़ा देगा, लोगों की जेब से पैसा निकल जाएगा। निकल जाने के बाद क्या होगा, लोग डिमांड करना कम कर देंगे, या इस सिचुएशन में सरकार इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेगा। क्या कर लेगा बच्चों, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेगा। सेम सिचुएशन होगा, सप्लाई बढ़ जाएगा, डिमांड घट जाएगा, तो सरकार क्या करेगा, टैक्सेशन रेट को सब्सिडी दे देगा, जिससे क्या हो जाएगा, लोगों के जेब में पैसा बचेगा तो लोग डिमांड करेंगे तो ये सिचुएशन आएगा। तो सरकार हर वक्त ये अपनी पॉलिसीज के जरिए सोचता है कि AD इज इक्वल टू AS वाली सिचुएशन बना रहेगा, तभी
सरकार की भला होगी, सरकार की क्या, हमारे देश की भला होगी। तो इसी चीज़ के लिए सरकार क्या करता है, पैसा खर्चा करता है। अब यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन द प्रीवियस चैप्टर्स, मैंने जैसे बताया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होल्ड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन अफेक्टिंग द एग्रीगेट डिमांड लेवल्स in the economy. Thus, the government promotes economic stability by adopting surplus budget policy. Surplus budget policy में क्या होता है during inflation? जैसे मैंने बताया, सरकार क्या कर देता है, कट डाउन द एक्सपेंडिचर्स। मतलब आप हमने वो कॉमर्शियल बैंकिंग सेक्टर में पढ़ा होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में फिजिकल पॉलिसीज लगाया जाता है। फिजिकल पॉलिसी और एक है मॉनिटरी पॉलिसी, याद रखो। फिजिकल पॉलिसी जो सरकार मेजर्स लेता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटरी पॉलिसी जो बैंकिंग सिस्टम मेजर्स लेता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो जो सरकार लेता है उसको फिजिकल पॉलिसी, सरकार वहाँ पे क्या करता है, जितने भी इसके खर्चे होते हैं, डैम बनाना, सब कुछ रोक देता है। लोगों के जेब में पैसा जाएगा नहीं, जिससे क्या हो जाएगा, कट डाउन कर देगा ना अपनी एक्सपेंडिचर्स को सरकार, और टैक्सेस को इंक्रीज कर देगा, तो लोगों की जेब में पैसा नहीं है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया। सेम चीज डेफिसिट बजट के समय सरकार क्या करेगा, डेफिसिट बजट के समय सरकार ड्यूरिंग डिफ्लेशन जो होती है उस समय सरकार इंक्रीज कर देगा, अपने खर्चे को और बढ़ा देगा तो लोगों के जेब में पैसा चले जाएगा, और टैक्सेस को रिड्यूस कर देगा, जिससे क्या हो जाएगा, लोगों का पास पैसा आ जाएगा, डिमांड कर देंगे, तो सिचुएशन AD = AS में आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया। नहीं आया तो रेगुलरली मैं आपको रात को 8 बजे डाउट सेशन आऊँगा लाइव, तो हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट मेजर्स ऑब्जेक्टिव क्या है, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन द सेंस, हमारे भारत में हर तबके के लोग रहते हैं, पुअरेस्ट, पुअर, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास भी एक है, उसके बाद रिच, रिचेस्ट, इतने सारी क्राइटेरिया है। और ये सारे क्राइटेरिया में देखा जाए तो सरकार का बजट बनाने का एक मेन उद्देश्य ये भी रहता है कि जो इनइक्वालिटी है कंट्री में, उस इनइक्वालिटी को लेवल में लाए। एकदम तो लेवल आएगा नहीं, बट दे आर ऑलवेज ट्राइंग, सरकार अपने बजट में इसको ध्यान में रखते हुए बजट बनाएगी कि इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जाए। तो इसके जरिए क्या किया जाएगा, गरीब लोगों को सब्सिडी दिया जाएगा और रिच लोगों को टैक्स ज़्यादा लगाया जाएगा। टैक्स ज़्यादा लगा के उनकी जेब से वो पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं तो उनसे पैसा लिया जाएगा और सब्सिडी के जरिए लोगों को दे दिया जाएगा, तो इनका बेनिफिट हो जाएगा, उनसे पैसा आएगा, वो ज़्यादा रिच नहीं बन पाएंगे, और ये जो इनइक्वालिटी है पॉपुलेशन के बीच में, ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। सरकार गवर्नमेंट बजट क्यों बनाता है, बजट क्यों बनाता है, क्योंकि इसकी बहुत सारी PSUs होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज होते हैं, जैसे भेल, सेल, ये सारे कंपनीज को मैनेज करने के लिए भी सरकार अपने बजट में पैसा एलोकेट करता है। नेक्स्ट हो गया रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। हमारे भारत में बहुत सारे डिस्पैरिटीज है, मतलब स्टेट वाइज देखना, कोई स्टेट ज़्यादा वेल्थी है, कोई स्टेट ज़्यादा पुअर है, तो वो स्टेट का जो डिस्पैरिटी है, सरकार जब बजट बनाता है, क्योंकि सरकार होता है हमारे कंट्री में एक तरीके का फादर, और ये सब स्टेट हो गए बच्चे, तो सरकार के पास जितने भी टैक्स जाता है तो उसका कुछ एक फंड होता है, जिस फंड को सरकार स्टेटों को देता है हर साल। तो उसमें जितने पुअर स्टेट होते हैं उनको ज़्यादा फंड दी जाती है। ये बजट में ये प्रावधान करता है, पॉलिसीज बनाते हैं, स्कीम बनाते हैं, और डिफरेंट आधार पे सरकार स्टेटों को पैसा बांटती है। और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, सरकार अपने बजट में बनाती है, इसी को बोलते हैं रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, ठीक है। ये हमारे हो गए ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट, और वेरी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, 6 मार्क का, अप्रॉक्सीमेट 6 मार्क का आपको बोर्ड में आएगा। तो ये जो टॉपिक हमने अभी डिस्कस किया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका पार्ट 2 वीडियो बहुत जल्दी मैं अपलोड करूंगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द बजट या द कंपोनेंट्स ऑफ द बजट। टिल देन बाय बाय, मजे में रहिए, पढ़िए, और डाउट है मुझे जरूर पूछिए। रेगुलरली मैं 8 बजे आऊँगा, कोई भी चैप्टर्स आप डाउट पूछ सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, व्हाट्सएप चैनल लिंक में जाके ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें मैं आपको रेगुलरली रिवीजन करवाऊंगा, और हम टारगेट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर लाने की पूरी कोशिश करेंगे। जय हिंद।